आज हम बात करेंगे हिंदी विशेषण को लेकर। विशेषण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कंपटीशनों में भी आते हैं और साधारण जो भाषा की बात करें उसमें तो पहली कक्षा से लेकर आगामी उच्च कक्षाओं तक चलता रहता है, तो उन पर हम बात करेंगे। विशेषण जो होता है उस विशेषण में दो शब्द होता है, एक तो होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। इस तरह दो शब्द होते हैं, तो ये विशेष्य और विशेषण क्या है इनको भी हम समझेंगे। लेकिन एक साधारण परिभाषा जो हमने बनाई है वो ये है कि विशेष्य की विशेषता बताना ही विशेषण का धर्म बन जाता है और यही धर्म विशेषण कहलाता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताना विशेषण कहलाता है। ये साधारण परिभाषा हम पढ़ते आए हैं, जैसे घमंडी बच्चा या फिर घमंडी रावण, पद्म विभूषणी टाटा, नैनोकार रतन टाटा, काली मिर्च, हरा धनिया। ये सब इनकी विशेषताओं के साथ संज्ञा या सर्वनाम जुड़ा हुआ है और यही बात हमने परिभाषा में करी थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना ही विशेषण कहलाता है या विशेषण का धर्म ही विशेषता बताना होता है। और विशेषता किसकी बताता है? विशेष्य की बताता है। अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकारों में भी बहुत सारे विद्वान 6 प्रकार भी मानते हैं, बहुत सारे 4 मान लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम आपको जो 5 प्रकार बता रहे हैं ये एकदम सत्यापित है। कहीं कंपटीशन में भी अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इसको बेस मानते हुए आप 5 प्रकार ही चुनें। पहला आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, इसकी बात हम करेंगे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है गुणवाचक विशेषण और 5वां है संकेतवाचक। अब अपन ने जो बात करी थी कि ये इसके 5 प्रकार हमने स्वीकार किए, एनसीईआरटी जो है उसके अनुसार हमने 5 प्रकार स्वीकार किए हैं। उन 5 प्रकार को याद कैसे रखें उनके लिए मैंने एक पंक्ति बनाई है। वो पंक्ति ये है कि विशेष व्यक्ति की संख्या पर गुण का संकेत है। विशेष व्यक्ति की संख्या पर गुण का संकेत है, ऐसा याद रख लीजिए आप कि जो भी विशेष व्यक्ति होगा उसकी संख्या पर गुण का संकेत है। अब इस लाइन से वो हमारे जो 5 प्रकार है वो निकल के सामने आते हैं। विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, पर से परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो इस पंक्ति को आप रट डालिए और दिमाग या जहन में बिठा लीजिए कि विशेष व्यक्ति की संख्या पर गुण का संकेत है। हम विशेषण के प्रकार पढ़ने से पहले नोट के रूप में इस पर बात कर लेते हैं कि विशेषण 5 प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन वो अन्य जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, इनके मेल से भी बहुत सारे विशेषण बनते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे संज्ञा से बनने वाले विशेषण, जिसमें पहला शब्द लिखा अपन ने जयपुरी। अब ये जयपुरी जयपुर शब्द से बना है, इसलिए संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। भारतीय भारत से बना है। चचेरा किससे बना है? चाचा से बना है। ये संज्ञा वाले शब्द थे लेकिन विशेषण के रूप में परिवर्तित हो गए, इसलिए ये अलग प्रकार से विशेषण बन जाते हैं। अगला है सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। यह से ऐसा बन जाता है, मैं से मेरा बन जाता है, वह से वैसा बन जाता है, कौन से कैसा बनता है। ये सर्वनाम से संबंधित होते हैं। ठीक उसी तरह क्रिया से भी बनता है। जैसे जो भागना क्रिया होती है उससे भगोड़ा बन जाता है, लड़ना जो क्रिया होती है उससे लड़ाकू बन जाता है, लूटना जो क्रिया होती है उससे लुटेरा बन जाता है। अवयव में बात करें तो अवयव में आगे से अगला बन जाता है, पीछे से पिछला बन जाता है और बाहर से बाहरी बन जाता है। ये हमने विशेषण के प्रकारों से पहले ही जानकारी आपको प्रदत्त करवा दी है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। भेद पढ़ने से पहले एक और बात कर लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, जो शुरुआत में मैंने बताया था। यहाँ थोड़ा डीपली बात करेंगे।
जो विशेषता बताएं वो तो विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, क्रोधी, घमंडी, जिद्दी, ये शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। और दूसरा होता है विशेष्य। विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, उसको विशेषण कहते हैं। चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी अगर विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष्य कहेंगे, और जो विशेषता है वो विशेषण कहलाता ही है। उदाहरण के रूप में बात करें दयालु राम। अब दयालु विशेषण है और राम विशेष्य है। घमंडी रावण, घमंडी जो है विशेषण है और रावण विशेष्य है। विशेषण अवस्थाओं की बात कर लेते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं क्या होती है, कितनी होती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अवस्था का मतलब होता है तुलनात्मक स्थिति। तुलनात्मक स्थिति के रूप में विशेषण काम करता है, और उसी तरह देखकर हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, जिसको मूल अवस्था कहते हैं। ये संज्ञा व सर्वनाम की जो सामान्य स्थिति होती है उससे जुड़ा रहता है, इसलिए इसको मूल अवस्था अर्थात मूलावस्था कहते हैं। जैसे मदन अच्छा लड़का है, ये सामान्य स्थिति है। दूसरी अवस्था में आता है उत्तरावस्था, जो न तो उच्च स्तर की होती है न निम्न स्तर की होती है, बीच की जो होती है उसको उत्तरावस्था कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम में एक दूसरे में तुलना करती है। जैसे अंजू मीना से अच्छी है। तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था की बात करें तो ये संज्ञा और सर्वनामों में तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा सिद्ध करती है, वो उत्तमावस्था होती है। जैसे रोहित सबसे अच्छा है, कालू खेल में श्रेष्ठतम है। उत्तरावस्था में भी एक उदाहरण और सामने आता है कि राम राजू से तीव्र तरता है, तर लगा हुआ है, इसलिए ये भी उत्तरावस्था है। अब पहले प्रकार की बात करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, ये बात याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर ही संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित होता है और उन्हीं से निर्मित होकर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अगर बताता है तो व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे जोधपुरी जूती, जोधपुर संज्ञा है, उसके साथ बना हुआ है, इसलिए जोधपुरी जूती हो गया, बनारसी साड़ी हो गया। पीली लुगड़ी, बीकानेरी भुजिया, इस तरह विशेषण बताते जाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही व्यक्तिवाचक विशेषण में बन जाती है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, उसका कर्म या गणना का बोध अगर कराता है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरियां होती है जिनके बारे में बात करेंगे। पहली होती है गणनावाचक, जिसको गिना जा सके उसको गणनावाचक कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, 50 इस तरह गिनती बढ़ जाएगी, लगातार गणना के योग्य संख्याओं में बढ़ती जाएगी तो वो गणनावाचक होगी और निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण बन जाएगी। अगला है क्रमवाचक कोई हो, जैसे पहला, 7वां, 15वां, इस तरह क्रमवाचक अगर बात आती है वो भी निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। उसके बाद है आवृत्तिवाचक, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, इस तरह आवृत्तिवाचक चलती रहती है तो वो भी संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चली जाएगी। एक है समुदायवाचक। समुदाय का मतलब होता है समूह या ग्रुप। इसमें दोनों, चारों, सातों,
शातों से याद आया कातिया डायलॉग। सनी देओल बोलता है कि शातों को शात मारूंगा, यानी कि सबको शात, यानी कि समुदाय ग्रुप का बात होती है। अगला है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। इसके कुछ शब्द होते हैं जैसे कई, कुछ, शब्द, बहुत, थोड़े। ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अगला आता है परिमाणवाचक सर्वनाम। परिमाण के नीचे मैंने परिणाम भी लिख रखा है। दो समुच्चारित शब्द आते हैं। परिमाण का मतलब नाप तोल से लिया जाता है और परिणाम का मतलब नतीजा या फल से लिया जाता है। परिभाषा होती है। परिभाषा की बात करूं उससे पहले यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा आपको, ये सर्वनाम है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है क्योंकि जल्दबाजी में जब बनाते हैं तो उस समय कुछ गलतियाँ हो जाती है और कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि गलतियाँ उसी से होती है जो कुछ नया करने का प्रयत्न करता है। ये सर्वनाम की जगह आप विशेषण पढ़ेंगे इसे। जो किसी पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 मीटर, 5 किलो, 1 लीटर, 1 शेर। ये मीटर जो है, लीटर जो है, किलो जो है, शेर जो है, ये सब तोल के प्रतीक हैं, माप तोल से लिए जाते हैं, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण बनते हैं। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कुछ शब्द आते हैं थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा, सब। जैसे अपन किसी कपड़े की दुकान में जाए, वहाँ जाके कहे कि सारा कपड़ा मुझे दे दो, सब कपड़ा दे दो, जरा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, बहुत किलो गेहूँ है, कम पानी पियो, ज़्यादा अध्ययन करो। तो ये जो पैरामीटर इनका नहीं रहता, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण ये बनते हैं। चौथा गुणवाचक विशेषण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कंपटीशनों में भी प्रश्न आते रहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो या कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ये कुछ विशेषताएं होती है गुण में, जैसे गुण आ जाता है, दोष आ जाता है, रूप आ जाता है, रंग आ जाता है, आकार आ जाता है, स्वभाव आता है, दशा आती है। इनकी परिस्थितियों में जब विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम की, तब गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सज्जन जो है ये इसका विशेषण है और इसके गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक है। इसी तरह कातिल इंसान, फिर देखे बेईमान राजू, झूठी रानी, ये इनके दोस्त बता रहे हैं। चांदनी मुस्कान, सुंदर आंखें, ये इनके रूप है। काला, गोरा, श्यामल, श्वेत, ये इनके रंग बता रहे हैं। बड़ा, छोटा, पतला, बारीक, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। दयालु कालू, सुशील नारी, बुढ़ा लेखक, ये जो शब्द है इससे उनके कहीं ना कहीं गुण के बारे में बात होती है, इसलिए गुणवाचक विशेषण ये है। अगला अंतिम और पांचवा है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द, ये शब्द याद रखना, सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। इसीलिए इस संकेतवाचक विशेषण को एक उपनाम भी दिया जाता है और वो उपनाम है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम से बना है इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका, इस गेहूं को मत खाओ,
ये गेहूं जो है संज्ञा, इसकी विशेषता इस बता रहा है, इसलिए संकेतवाचक है, सार्वनामिक है। उस फिल्म को जरूर देखना। अब ये फिल्म जो है ये संज्ञा है और उस इसकी विशेषता बता रहा है और संकेत कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। वह कौन गा रही है, ये कौन जो है इसके लिए वह विशेषता बता रहा है। इस, उस, वह, ये जो 3 शब्द है, इसके अलावा भी और भी होता है, लेकिन इस तरह के जहाँ पर प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं।